friends, welcome to Sanjeevani Prep and my name is Gaurav. So today's lecture is on the cell injury and adaptations. Okay, so let's start without wasting any time. So सेल इंजरी के बारे में पढ़ते हैं आज, ठीक है। उससे अगर मैं किताब से पढ़ के बताऊं आपको, एक बार मैं सिंपली आपको कुछ इसका बेसिक समझा देता हूं कि सेल इंजरी होती कैसे है, क्या चीज है, मतलब सेल इंजरी से मतलब क्या है। ओके, और हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है। क्योंकि देखो सेल इंजरी हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारी कोई भी डिजीज होती है ना, उसका सबसे बेसिक पार्ट कौन सा होता है, मोस्ट ऑफ टाइम सेल इंजरी होती है, ठीक है। सेल इंजरी जो है सबसे बेसिक टाइप होता है किसी भी डिजीज का। ओके, सो देखो अब सेल इंजरी होती क्या है, तो देखो एग्जांपल के साथ मैं बताता हूँ आपको। अगर आपको एक घर बनाना है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग बनानी है, कोई भी घर बनाना है, उसके लिए आपको क्या चाहिएगी, ब्रिक चाहिएगी, ईंट चाहिएगी। अब ईंट भी क्या दो तरह की हो सकती है, एक तो होगी भाई बहुत ही वीक फेक ब्रिक और एक होगी स्ट्रॉन्ग ब्रिक, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग कैसे बनेगी, जब उसमें हम स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग ब्रिक लगाएंगे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ब्रिक लगाएंगे तो जिससे क्या बनेगी, हमारी स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग बनेगी। ऐसे ही क्या है अभी वेल मेंटेन फंक्शनल बॉडी बनाने के लिए कि एक ह्यूमन बीइंग या फिर कोई भी एनिमल है उसको एक, ठीक है, वेल मेंटेन्ड फंक्शनल बॉडी को बनाने के लिए हमें क्या चाहिएगा। क्योंकि देखो एक घर किससे बनता है, ईंट से बनता है, और एक लिविंग एनिमल किससे बनता है, लिविंग बीइंग किससे बनता है, एक सिंगल यूनिट से बनता है, और वो यूनिट क्या है, सेल है, ठीक है। तो हमें क्या है, वेल मेंटेन्ड फंक्शनल सेल चाहिएगा जिसकी क्या है, होम्योस्टेसिस भी मेंटेन हो, ठीक है, होम्योस्टेसिस मेंटेन हो। तो वो सेल क्या होता है, हमारा वेल मेंटेन होता है और वेल फंक्शनल होता है, ठीक है। तो वो सेल हमारा क्या बनाएगा, एक हमारी वेल मेंटेन फंक्शनल बॉडी को बनाएगा, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को, एक लिविंग बॉडी को बनाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात देखो, अगर क्या है कि जो हमारी स्ट्रॉन्ग ब्रिक है, ठीक है, कोई भी बिल्डिंग है, अगर इस पे इसको हम हार्म पहुंचाने के लिए इस पे स्ट्रेस डालते हैं, लाइक हैमर से इसको हम क्या करते हैं, हैमर से इसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, स्ट्रेस डालते हैं इसके ऊपर, तो देखो बिल्डिंग तो टूटेगी, बट सबसे अगर हम माइक्रो लेवल पे देखें तो क्या चीज टूटेगी, उसकी जो ब्रिक है, जो ईंट है, तो हैमर से पहले वो टूटेगी, है ना, कि जो स्ट्रॉन्ग उसकी ब्रिक है तो ब्रिक टूटेगी सबसे पहले। तो उसी तरह अगर किसी बायोलॉजिकल तरीके से भी कोई भी फैक्टर हो, स्ट्रेस, ठीक है, जो हमारी लिविंग बीइंग पे आए, ठीक है, लिविंग एनिमल्स पे आए वो स्ट्रेस, ठीक है, और वो क्या करता है, हमारी जो सेल्स होते हैं उनको डैमेज कर देता है, उनको इंजर्ड कर देता है। इंजर्ड बाद में करता है, पहले क्या करता है, सेल मेंटेन करने की कोशिश करता है। वो किसके थ्रू करता है, अडेप्टेशन के थ्रू करता है, ठीक है। जैसे कि उसके ऊपर क्या है, हमारे सेल के ऊपर स्ट्रेस आया, किसी भी पैथोजेंस के या फिर किसी भी तरह का स्ट्रेस आया, ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा वेल मेंटेन फंक्शनल सेल होता है ना, वो पहले तो क्या करेगा, हमारी होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने की कोशिश करेगा, अडप्ट करने की कोशिश करेगा। अगर वो अडप्ट हो जाता है, ठीक है, तो क्या हो जाता है, सेल थोड़े अपने आप क्या हो जाता है, फिर वो मेंटेन हो जाती है, और स्ट्रेस जाने के बाद फिर वो दोबारा से नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। तो अडप्ट में क्या होता है, उस पर इंजरी नहीं आती है, वो अपने आप को ढाल लेता है, ठीक है। सो देखो पहले अडेप्टेशन समझ लेते हैं कि अडेप्टेशन होती क्या है। सो देखो अडेप्टेशन से मतलब क्या है हमारा, जैसे कि क्या है, हमारा एक नॉर्मल सेल है, ठीक है, नॉर्मल सेल है। अगर इस सेल से क्या है, अगर रिक्वायरमेंट बढ़ जाए, ठीक है, बॉडी की रिक्वायरमेंट्स नीड्स बढ़ जाए, जिसकी वजह से क्या हुआ, सेल पे स्ट्रेस है एक टाइप का, वो ठीक है, स्ट्रेस आ गया सेल पे, जिससे क्या है कि वो उस रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए सेल क्या पूरी कोशिश करता है, ठीक है, पूरी कोशिश करता है, अडप्ट करता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर वो कर लेता है, ठीक है, अगर वो कर लेता है तो उसका मतलब क्या, वो अडप्ट हो चुका है, जिससे क्या होगी, हमारी बॉडी मेंटेन रहेगी, ठीक है। थोड़े उसके अंदर चेंजेस आएंगे वो, पर वो अडप्ट हो जाएगा उस चेंजेस के अकॉर्डिंग, फिर ठीक है। अगर स्ट्रेस हटेगा तो फिर वो जो चेंज है वो दोबारा से हट जाएंगे, और क्या हो जाएगा, हमारा सेल दोबारा से नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। और अगर सेल क्या है, अडप्ट नहीं कर पाता है तो क्या होगा, वो इंजर्ड हो जाएगा, ठीक है, वो डैमेज हो जाएगा। देखो एग्जाम्पल के साथ, जैसे कि है कि स्ट्रेस आता है, कोई भी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, जिसमें क्या है कि बॉडी को क्या है, बॉडी में या फिर सेल में क्या है, मोर फ्लूइड की कंटेंट की नीड हो जाती है, ठीक है, ठीक है, हमारी नीड्स को पूरी करने के लिए, रिक्वायरमेंट्स को पूरी करने के लिए, ठीक है। तो क्या होता है, सेल उसके लिए कैपेबल नहीं होता है, उतना साइज नहीं होता है कि वो उतना लिक्विड उसके अंदर अपने अंदर स्टोर कर पाए, ठीक है। फिर भी वो क्या करता है, कोशिश करता है, ठीक है, अडप्ट होने की कोशिश करता है, तो वो क्या करता है, अपना थोड़ा साइज इंक्रीज कर लेता है, अडप्ट अगर होता है, ठीक है, तो अडप्ट होता है तो देखो, तो अपना साइज में इंक्रीज कर लेता है वो, इसके लिए थोड़ा कठिन होता है ये करना, ठीक है, हार्ड होता है, तो फिर भी वो क्या मैनेज करके क्या कर लेता है, अपने सेल के अंदर को मेंटेन कर लेता है। अगर
अडप्ट हो जाता है तो वो मेंटेन हो जाती है, होम्योस्टेसिस भी उसकी मेंटेन रहती है, तो ठीक है। फिर क्या होगा, अगर वो अडप्ट हो जाता है ना तो स्ट्रेस के हटने के बाद जो भी रिक्वायरमेंट्स थी वो स्ट्रेस हटने के बाद वो दोबारा से नॉर्मल कंडीशन में चला जाएगा, ठीक है, जिससे क्या है हमारी सेल इंजर्ड नहीं होगा। अगर क्या होता है कि सेल में और भी फ्लूइड आता रहता है और ये कैसे कैपेबिलिटी से बिल्कुल बाहर चला जाता है, एक एक्सटेंट से बाहर चला जाता है, जिससे क्या होगा सेल मेम्ब्रेन फट जाती है, फट जाएगी तो ये क्या होगा, इंजर्ड हो गया ना, एक तरीके से इंजर्ड हो गया, डैमेज हो गया, तो ये क्या होगी, हमारी इंजरी हो गई। तो देखो ये होती है हमारी सेल इंजरी, ठीक है। अब ये सेल इंजरी भी हमारी दो तरह की होती है, ये डिपेंड करता है कि जो हमारा स्ट्रेस था वो उसके ऊपर कितना पड़ा है। माइल्ड था मतलब कि थोड़ा सा था, जिसकी वजह से क्या होगा उसके अंदर रिवर्सिबल इंजरी होगी। अगर ज्यादा था, ठीक है, बहुत मतलब सीवियर स्ट्रेस था, बहुत ज्यादा स्ट्रेस था, जिसकी वजह से क्या होगी, जो इंजरी होगी बहुत ज्यादा होगी और सेल जो क्या है रिकवर करने के लिए अनेबल होगा, ठीक है। मतलब कि क्या होगी, जो इंजरी होगी वो इरिवर्सिबल होगी और उसके बाद क्या होगा, सीधा डेथ होगी, ठीक है। क्या होगी, डेथ, सेल डेथ, समझ गया ना। तो ये हमारा मेन बेसिक है, जो मेन मैकेनिज्म था हमारा सेल इंजरी का। अब देख लेते हैं बुक से क्या है। तो देखो, when a normal cell encounters variety of stress, then it causes abnormal functions and changes in its internal and external environment। मतलब कि क्या हो जाता है, डिसबैलेंस ऑफ होम्योस्टेसिस। अगर एक नॉर्मल सेल क्या करता है, नॉर्मल सेल जो है हमारा क्या है, स्ट्रेसेस से, वैरायटी ऑफ स्ट्रेस से एनकाउंटर करता है, ठीक है। तो एक नॉर्मल सेल पे जब क्या है हमारे स्ट्रेस एनकाउंटर करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उसके अंदर कुछ चेंजेस आ जाते हैं, एबनॉर्मल फंक्शंस हो जाते हैं और जो उसका इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट था उसमें डिसबैलेंस हो जाता है, ठीक है। मतलब कि क्या है, जो उसकी होम्योस्टेसिस डिसबैलेंस हो जाती है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, वो इंजर्ड हो जाता है, ठीक है। मोस्ट फॉर्म ऑफ डिजीज बिगिंस विद दिस सेल इंजरी। तो देखो जो सेल इंजरी है वो सबसे छोटा पार्ट है। अगर कोई भी टिश्यू इंजर्ड हो जाता है, कोई भी ऑर्गन इंजर्ड हो जाता है, सो उसके पीछे का राज क्या है, क्योंकि उसका जो उस ऑर्गन का टिश्यू, उस टिश्यू के जो सेल्स हैं, ठीक है, जो सेल्स हैं वो इंजर्ड हो चुके हैं। इसीलिए क्या है, जो मोस्ट ऑफ जो डिजीज हैं वो कहां से स्टार्ट होती हैं, सेल इंजरी से स्टार्ट होती है मोस्ट ऑफ डिजीज, ओके। उसके बाद देखो, तो देखो दो तरह से होती है हमारी नॉर्मल सेल्स पे अगर स्ट्रेस आता है, तो अगर देखो फंक्शनल डिमांड इंक्रीज हो जाती है तो उसके क्या होती है, अडप्टेशन होती है। अगर वो अडप्टेशन नहीं हो पाती, मतलब कि इनएबिलिटी टू अडप्ट, तो उसके अंदर क्या होगी, इंजरी हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि क्या है, ये जो ये सेल था अनेबल हो गया था, तो क्या है फिर इसके इनएबिलिटी थी इसकी अडप्ट करने की, इसकी कैपेबिलिटी से बाहर था ये, तो ये इंजर्ड हो जाता है, ठीक है। तो ये देखो इसी तरह क्या ये इंजरी हो जाती है। और डायरेक्ट क्या है, ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है तो क्या इंजर्ड हो जाता है। फिर क्या है, हमारी इंजरी भी दो तरह की होती है, वो डिपेंड करती है कि हमारा जो स्ट्रेस था वो कितना था, ठीक है। माइल्ड था, माइल्ड टू मॉडरेट, मतलब कि ठीक ठाक था, जिसकी वजह से क्या होती है, जो इंजरी होती है वो रिवर्सिबल हो जाती है, मतलब कि सेल दोबारा से रिकवर कर सकता है। और इरिवर्सिबल इंजरी वो होती है कि जो स्ट्रेस था ना सेल पे, वो एक हद से ज्यादा था और सेल को वो एक बहुत ज्यादा डैमेज कर चुका है, ठीक है, जिससे सेल क्या है अब दोबारा से रिकवर नहीं कर सकता, वो इस लायक नहीं है कि वो दोबारा से रिकवर करके अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ सके। तो इसमें क्या होता है, रिवर्सिबल में सीधा डेथ ही होती है, सेल मर ही जाता है, ठीक है। और क्या होती है, हमारी सेल डेथ भी दो तरह की होती है, एक होती है एपोप्टोसिस और एक होती है नेक्रोसिस, ठीक है। अब ये देखो रिवर्सिबल में कुछ कंडीशंस होती हैं, ये बताता हूं मैं आपको। सो देखो, तो फर्स्ट क्या है, डीजनरेशन। अगर सेल पे कोई इंजरी आ रही है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उसके अंदर का जो कंटेंट है वो डीजनरेट, सेल साइज का, जो सेल का साइज है वो थोड़ा सा डीजनरेट हो रहा है, ठीक है, छोटा होता जा रहा है। उसके बाद क्या है, सब सेल्यूलर अल्ट्रेशन। इसमें क्या होता है कि जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस की वजह से सेल के कुछ कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन में हमारे जो एंडोरन जंक्शन होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से डैमेजेस होती रहती हैं, तो ठीक है, टूट फूट होती रहती है, अल्ट्रेशंस हो जाती हैं सेल के अंदर। उसके बाद क्या है, इंट्रासेल्यूलर एक्यूमुलेशन। जैसे कि मैंने ये एग्जांपल बताया था कि क्या है, सेल की जो स्ट्रेस आता है, सेल में ऐसे एबनॉर्मल चेंजेस आते हैं कि उसके अंदर ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है, ज्यादा कंटेंट एक्यूमुलेट हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रासेल्यूलर एक्यूमुलेशन। मतलब कि सेल के अंदर ज्यादा कंटेंट एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है। तो एक तरह की ये तो दोबारा से हो सकता है, जब उसमें अंदर से स्ट्रेस रिमूव होगा तो अपनी वो नॉर्मल सेल की स्टेज में आ जाएगा, अगर, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा अडेप्टेशन में हमारे देखो ये 5 तरीके की हैं, एट्रोपी, हाइपरट्रोपी, इनको हम देखेंगे अभी सभी को, ठीक है।
और स्ट्रेस रिमूव होने के बाद क्या है, हमारा सेल दोबारा से नॉर्मल सेल बन जाता है, होम्योस्टेसिस हो जाती है उसकी। तो देखो जो होती है अडप्टेशन में और इंजरी, जो इंजरी में हमारी रिवर्सिबल इंजरी होती है, ये दोनों क्या होते हैं, नॉर्मल सेल तक आ जाते हैं। बट जो इंजरी में हमारी क्या है, इरिवर्सिबल इंजरी है, ये कैसे होती है, जब यहाँ पे हमारा सीवियर स्ट्रेस होता है, सीवियर स्ट्रेस होता है, जिसकी वजह से क्या होती है, फिर उसके बाद सेल बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है और उसके बाद तो सिर्फ क्या होती है, सेल की डेथ होती है। और डेथ भी दो तरीके से होती है, एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस। सो लेट्स सी। सो गाइस देखो, दीज आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ सेलुलर रिस्पॉन्सेज टू स्ट्रेस। ठीक है, जो क्या होता है, देखो ये हमारा नॉर्मल सेल है और उस पर स्ट्रेस आता है, तो सेल आने के बाद हमारा सेल क्या रिस्पॉन्स देता है, और वो रिस्पॉन्स क्या, हमारी सेलुलर अडेप्टेशन है, रिवर्सिबल इंजरी है और इरिवर्सिबल इंजरी है। तो ये क्या हमारे सेल के रिस्पॉन्स है। ठीक है ना, समझ गए ये बात, ये क्या हमारे सेल के रिस्पॉन्स है। उसके बाद देखो सेलुलर अडेप्टेशन क्या होती है। सबसे पहले ये देखो, व्हेन देयर इज इंक्रीज्ड फंक्शनल डिमांड, अगर क्या है कुछ फंक्शनल डिमांड बढ़ जाती है, द सेल में अडप्ट टू द चेंजेस, तो सेल के अंदर अडप्ट कर लेता है अपने अंदर कुछ चेंजेस को, विच आर एक्सप्रेस्ड मॉर्फोलॉजिकली। मॉर्फोलॉजिकली मतलब कि क्या है, उसके स्ट्रक्चर की जो फॉर्म है उसमें चेंजेस आते हैं, मतलब कि उसका आकार छोटा या बड़ा होता है। ठीक है, उसका नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाते हैं, घट जाते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि चेंजेस होते रहते हैं स्ट्रक्चर में। ठीक है, किसी भी ऑर्गन के या टिश्यू के या फिर सेल के में भी क्या है, सेल का साइज बढ़ जाता है, छोटा हो जाता है, उनके फंक्शंस में चेंज हो जाते हैं। ये होती है हमारी अडेप्टेशंस में। ठीक है, एंड देन रिवर्ट बैक टू नॉर्मल आफ्टर द स्ट्रेस इज रिमूव्ड। तो क्या होता है, फिर वो नॉर्मल सेल में चला जाता है। तब कब जाता है, जब उसके ऊपर से क्या होता है, स्ट्रेस रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो ये होती है हमारी सेलुलर अडेप्टेशन। तो ये क्या है, एक इंजरी का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो इंजरी अब हमारी दो तरह की होती है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। ये दोनों डिपेंड करती है कि हमारा जो इंटेंसिटी थी स्ट्रेस की वो कितनी थी। तो रिवर्सिबल इंजरी में क्या होता है, इंटेंसिटी माइल्ड थी, मतलब कम थी। सो व्हेन द स्ट्रेस इज माइल्ड टू मॉडरेट, ठीक है, मतलब कि ठीक ठाक ही स्ट्रेस था, द इंजर्ड सेल में रिकवर, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा इंजर्ड सेल होता है वो दोबारा से बन सकता है। ठीक है, अच्छे अपने आप को रिकवर कर सकता है। ओके, उसके बाद देखो इरिवर्सिबल सेल इंजरी, इसमें क्या होता है कि जो स्ट्रेस होता है वो बहुत ज्यादा सीवियर होता है। ठीक है, मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल का क्या है, यहाँ पे स्ट्रेस आ जाता है सेल के ऊपर, जिसकी वजह से क्या होता है, सेल बहुत बुरी तरह से डैमेज हो जाता है और जो वो इंजरी होती है वो दोबारा से ठीक नहीं हो सकती। व्हेन द स्ट्रेस इज सीवियर द इंजर्ड सेल कैन नॉट रिकवर एंड लीड्स टू द सेल डेथ, जिसकी वजह से क्या होती है, सेल की डेथ हो जाती है। ठीक है, अब देखो डेथ, जो सेल डेथ है वो भी दो तरह की होती है, एक होती है हमारी नेक्रोसिस, एक होती है एपोप्टोसिस। नेक्रोसिस जो होती है वो मेनली किसकी वजह से होती है, पैथोलॉजिकल रीजंस की वजह से। ठीक है, पैथोलॉजिकल मतलब कि डिजीज की वजह से जो सेल मरते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या है, इट इज ए पैथोलॉजिकल सेल डेथ ड्यू टू इरिवर्सिबल सेल इंजरी। जब डिजीज हो जाती है, मतलब कि स्ट्रेस आता है सेल पे, सेल इंजर्ड हो जाता है, और कितना इंजर्ड हो जाता है, इरिवर्सिबली इंजर्ड हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, वो दोबारा ठीक नहीं हो पाता, और वो जो डेथ होती है वो कौन सी होती है, नेक्रोसिस होती है। ठीक है, अब क्या है एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस क्या है, एक प्रोग्राम्ड या फिर नेचुरल सेल डेथ है। ठीक है, हम इसको अपने उससे कराते हैं कि विदाउट पैथोजन के भी हो सकती है और पैथोजन के साथ भी हो सकती है। ठीक है, नेचुरल भी हो सकती है कि अगर कोई सेल में जैसे कि बहुत लंबे समय तक सेल काम कर रहा है और उसका कुछ पार्ट काम करना बंद कर दे, जिसकी वजह से वो डीजनरेट हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एपोप्टोसिस बोलते हैं नॉर्मली। तो देखो इट कैन बी पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल देखो जैसे कि कोई इंजरी हो जाए, ठीक है, जैसे उसमें कोई भी इन्फेक्शन हो जाए। एंड फिजियोलॉजिकली क्या है, जैसे कि उसका कोई डीएनए डैमेज हो, ठीक है, डीएनए अच्छे से ना हो उसका, और उसका ऑर्गेनल अच्छे से फंक्शन ना कर रहा हो। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया अच्छे से वर्क ना कर रहा हो, एटीपी का प्रोडक्शन अच्छा ना हो। ठीक है, ऐसे कि भाई एक टाइम के साथ जो सेल की फिजियोलॉजिकल प्रोसेस डाउन हो जाती है। ठीक है, जिसके से क्या आता है कि वो सेल काम करना अच्छे से बंद कर देता है, सफिशिएंट नहीं काम करता है, तो वो डेथ हो जाती है उस सेल की भी। ठीक है, जैसे कि उसका रेडिएशन की वजह से जो है उसका डीएनए डैमेज हो जाए। ठीक है, तो उन सभी फैक्टर्स में क्या होगी, हमारी एपोप्टोसिस सेल डेथ होती है। तो देखो अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो नेक्रोसिस जो होती है ना, इसमें जो हमारा सेल होता है, देखो ये क्या हमारे सेल है, तो इसमें जो सेल है हमारा ये हैप्पी सेल है, मतलब नॉर्मल सेल है। इस सेल में क्या होगा, अगर इस नेक्रोसिस में, तो इसमें जब इंजर्ड हो जाता है ये, तो ये इंजर्ड हो जाता है, देखो ये इंजर्ड सेल हो जाता है।
ठीक है। इसके बाद इसके अंदर जो इसके प्रोटीन्स होते हैं, जो इसके एंजाइम्स होते हैं, इसके अंदर की पीएच होती है, वो सब क्या होता है, उथल पुथल हो जाती है, खराब हो जाता है, ठीक है। प्रोटीन्स खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, फिर ये इसके अंदर डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है, और इसके अंदर क्या होती है, फिर इन्फ्लामेशन हो जाती है। देखो ऐसे स्वेलिंग हो जाती है, पेन हो जाता है, तो इस तरीके से हो जाता है स्वेलिंग, तो उनको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेम्ड सेल हो जाता है, इसका साइज इंक्रीज हो जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है, इसकी डेथ हो जाती है, और इसके अंदर ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है इसके पास, ये सेल जो है ये ऐसे एक्सटर्नल एरिया में फट जाता है, ठीक है, ऐसे बताने के लिए, जिसकी वजह से क्या करता है, ये दूसरे सेल्स को भी इन्फेक्ट कर देता है, ठीक है, दूसरे सेल्स को भी इन्फेक्ट कर देता है ऐसे। तो देखो ये इन्फ्लेम्ड था, इसके ये स्वेलिंग हो जाती है, इसके अंदर पेन्स ऐसे कुछ होता था, फिर जिसके बाद क्या होती है, इसकी डेथ हो जाती है। तो अब देखो एपोप्टोसिस क्या होती है। एपोप्टोसिस में क्या होता है, जो उसका क्या है, क्रोमेटिन जो है कंडेंस हो जाता है, ठीक है, जो उसके अंदर जो क्रोमेटिन होता है वो सब उसके अंदर कंडेंस हो जाते हैं, और क्या होता है, ऐसे होता है, फिर क्या होती है, और साइज डिक्रीज हो जाता है इसका, देखो ऐसे इसका साइज डिक्रीज हो जाता है। उसके बाद होता है इसमें ब्लीबिंग होती है इसके अंदर, देखो इस तरीके से होता है ब्लीबिंग, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर स्टार्ट बनाने लग जाता है बबल टाइप्स, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करता है, ये जो डिवाइड हो जाता है ऐसे, मतलब मर तो जाता है, डेथ होके ऐसे मर जाता है, पर इसके ऊपर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, देखो ये जो है ऊपर कवर कर रखी है सेल मेम्ब्रेन ने, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन ने कवर कर रखी है। फिर इसको क्या होता है कि ये किसी भी दूसरे सेल को अफेक्ट नहीं करता है, और ये बच्चा हुआ जो है इसको फैगोफाइट्स आके डाइजेस्ट कर जाते हैं, और क्या क्लीन हो जाता है यहाँ से। तो ये था, तो देखो इसमें क्या होता है, सेल नेक्रोसिस में देखो जो सेल का साइज है वो इंक्रीज हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, अफेक्ट एडजेसेंट सेल्स, दूसरी सेल्स को ये अफेक्ट करता है, कोज इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस, ठीक है, इन्फ्लेम हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, इसके अंदर पेन होते हैं, और क्या इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी क्या होती है, डिसरप्ट होती है, इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी नहीं होती है। वहीं पे जो हमारी एपोप्टोसिस है उसमें क्या होता है, सेल का साइज जो है डिक्रीज हो जाता है, तो देखो उसके मतलब कि सेल श्रिंक होने लग जाता है, ठीक है, उसका साइज में डिक्रीज होने लग जाता है, ठीक है, जो उसके अंदर का सामान होता है वो बाहर निकलने लग जाता है इजीली, ठीक है। उसके बाद क्या है, अफेक्ट सिंगल सेल, ये क्या है, सिंगल सेल ही होता है को अफेक्ट करता है, मतलब कि अपने आप से ही मर जाता है, किसी को दुख नहीं देता ये। नो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, और ये क्या इन्फ्लेम भी नहीं होता है इसकी तरह, जैसे कि ये इन्फ्लेम होता है, स्वेलिंग हो जाती है, कंटेंट बढ़ जाता था, ऐसा कुछ नहीं होता है इसके अंदर, ये आराम से मरता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज इंटैक्ट, इसके अंदर ये जो है जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें डेथ मर जाता है, तो इन पार्ट्स में भी क्या है, इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट होती है, इंटैक्ट होती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है सेल डेथ में। अब हम देख लेते हैं कुछ अडेप्टेशन की टर्म्स। देखो सेलुलर अडेप्टेशंस देखते हैं अभी। सेलुलर अडेप्टेशन जो मतलब ये सेल अपने अंदर चेंजेस करता है अपने अंदर, ठीक है, अपने आप को मेंटेन करने के लिए, ओके, जब उनके अंदर जो फंक्शनल डिमांड्स बढ़ जाती है। सो देखो फर्स्ट की हमारी एट्रोफी, इसमें क्या होता है, डिक्रीज इन द साइज ऑफ द बॉडी पार्ट, जो बॉडी के पार्ट होते हैं जैसे कि टिश्यू और ऑर्गन, तो उनके साइज में क्या होता है, साइज डिक्रीज हो जाता है, और वो क्यों होता है, क्योंकि ड्यू टू द सेलुलर श्रिंकेज। अब टिश्यू किससे बना है, सेल से तो बना है, तो एक सेल का जब साइज डिक्रीज हो जाता है, श्रिंकेज हो जाता है, तो क्या होगा, फिर एक अल्टीमेटली टिश्यू का और ऑर्गन का साइज डिक्रीज हो जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं एट्रोपी। अब देखो हाइपरट्रोफी, हाइपरट्रोफी क्या होती है, इंक्रीज इन द साइज ऑफ द बॉडी पार्ट। अब ये क्या है, जो हमारा एक सेल है, बॉडी पार्ट मतलब टिश्यू और ऑर्गन से बोल रहा है ना, तो टिश्यू किससे बना है, तो सेल से बना है, तो याद रखनी ये बात, ठीक है। तो जो सेल होता है, ये सेल का क्या है, यहाँ पे एनलार्जमेंट हो जाती है, जो सेल का जो साइज है वो बड़ा हो जाता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, जब टिश्यू बनेगा छोटे छोटे सेल्स का, तो छोटा सा स्ट्रक्चर होगा, अब बड़े सेल्स का बनेगा तो साइज बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको देखो, ये होती है ये थी हमारी एट्रोपी, ये हमारी हाइपरट्रोपी, ठीक है। उसके बाद देखो हम हाइपरप्लीसिया, इसमें क्या होता है, इंक्रीज इन द साइज ऑफ द ऑर्गन और टिश्यू। इसमें क्या होता है, किसी भी ऑर्गन या टिश्यू के साइज में इंक्रीज हो जाता है, पर उसमें क्या होता है, सेल की एनलार्जमेंट नहीं होती है, मतलब सेल का साइज इंक्रीज नहीं होता है, बट क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाते हैं। ये सेल क्या था कि एक सेल था तो 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, ऐसे नंबर ऑफ सेल्स डिग्री बढ़ा लेते हैं। ऐसे ही एक जैसे कि ये है ना, तो 6 सेल है, तो ऐसे 6 सेल 6 और सेल्स बना लेंगे, तो जिसकी वजह क्या है, उसका साइज और इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। समझ गए ना क्या होती है हाइपरप्लेसिया की, इसमें क्या होता है, तो समझ गए ना क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, इंक्रीज होता है इन साइज ऑफ ऑर्गन और टिश्यू बाय इंक्रीजिंग द रिप्रोडक्शन रेट ऑफ इट्स सेल्स, ठीक है। जो उसके सेल्स होते हैं उनका रिप्रोडक्शन रेट को वो इंक्रीज कर देते हैं, मतलब कि एक सेल अब क्या है, पहले 2 सेल बना रहा था,
अब वो क्या है 3 एक्स्ट्रा सेल बना रहा है, इस तरीके से एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं मैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है मेटाप्लेसिया। मेटाप्लेसिया क्या होती है, ए सेल शो एबनॉर्मल चेंजेस इन इट्स नेचर और फंक्शन ऑफ टिश्यू। जैसे कि अब एक स्किन का सेल है तो स्किन का सेल क्या प्रोटेक्शन शो करता है, ठीक है, तो वो उस फंक्शन से हटके कोई और फंक्शन करने लग जाए, ठीक है। जैसे कि कोई लीवर का सेल फंक्शन करता है तो ये उस तरीके से फंक्शन करना लग जाए, तो ये क्या कर रहा है, अपने नेचर चेंज कर रहा है, अपना फंक्शन चेंज कर रहा है। तो क्या है एबनॉर्मल, अपने नॉर्मल फंक्शन से एबनॉर्मल फंक्शन में चला गया ना, तो इसने क्या किया चेंज कर दिया अपने नेचर को, फंक्शन को, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेटाप्लेसिया बोलते हैं, जब एक सेल अपने एबनॉर्मल फंक्शन या नेचर दिखाए, ठीक है। उसके बाद देखो हमारी क्या है डायस्प्लेसिया। इसमें क्या होता है, इट रेफर्स टू द एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स ड्यू टू लॉस ऑफ सेलुलर यूनिफॉर्मिटी। ये जैसे कि कैंसर में होता है कि जो एक टिश्यू है ये हमारा, ठीक है, ये टिश्यू ये एक साथ डिवाइड हो रहे हैं, एक साथ ग्रोथ कर रहे हैं, बट एक कैंसर में क्या होता है कि जैसे एक सेल है वो क्या करता है, इनसे अलग दौड़ने लग जाता है, इनसे अलग हो जाता है, यूनिफॉर्मिटी नहीं करता है इनके साथ, ठीक है। तो वो क्या करता है, इनसे फास्ट डिवीजन करने लग जाता है, तो क्या करता है एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है, मतलब कि जो है नॉर्मल ग्रोथ से ज्यादा ग्रोथ करता है, तो क्या है एबनॉर्मल ग्रोथ करता है वो सेल, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं डायस्प्लेसिया बोलते हैं, ठीक है। और वो किसकी वजह से होती है, ड्यू टू लूज ऑफ सेलुलर यूनिफॉर्मिटी, मतलब कि जो ग्रुप ऑफ सेल्स था उस सेल्स में से उसने क्या कर दिया, अपने आप को अलग कर दिया, उनके साथ उसने अपने संबंध को लूज कर दिया, उनके साथ जो कॉन्टेक्ट थे, उनके साथ जो मिलके काम कर रहा था वो सब खत्म कर दिया इसने, और अपना अलग रास्ता देख लिया इसने, ठीक है। तो ये क्या एक सेल एबनॉर्मल सेल ग्रोथ करता है ये सेल। तो ये थी हमारी टर्म्स सेलुलर एडेप्टेशंस की, और ये हमारी सेल इंजरी भी कंप्लीट हो गई है, और सेल डेथ, ठीक है, और सेलुलर एडेप्टेशंस। तो आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर आपको बिल्कुल भी समझ आया ना थोड़ा सा भी, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्लीज सपोर्ट द चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।